राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजी बीएल सोनी आज रिटायर होने जा रहे हैं। हमारे साथ खुद बात करने के लिए बीएल सोनी साहब हैं। सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको एक इतना कार्यकाल के लिए। एक आपसे सवाल सर ये बनता है कि जिस तरह से एसीबी ने कार्रवाई की, कई मामलों को उजागर किया, पर क्या आपको लगता है कि जो बड़े अधिकारी जिनको पहले गिरफ्तार किया गया, पर कन्विक्शन की कहीं ना कहीं जो रेट होना चाहिए था वो नहीं हुआ? क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? देखिए, कन्विक्शन की रेट बाकी जो जनरल क्राइम्स की रेट से तो काफी बेहतर है, बट हाँ, मैं निश्चित रूप से ये मानता हूँ कि सुधार की गुंजाइश है। इसकी तरफ हमने कुछ प्रयास किया है। हमारे यहाँ 17 स्पेशल कोर्ट्स हैं। उन कोर्ट्स के अंदर हमने सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी लगाए जो कि पूरी फाइल के अंदर पढ़ते हैं, जो फरियादी और गवाह हैं उनको बताते हैं। एक्चुअली हमारा जो प्रोसिक्यूशन का जो नेटवर्क है उसमें और ज्यादा सुधार की गुंजाइश है। अभी ऐसा होता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपना इन्वेस्टिगेट करके फाइल कोर्ट में भेज देता है, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के बीच में और प्रोसिक्यूटर्स के बीच में जो एक तारतम्य होना चाहिए वो नहीं होता। सीबीआई में ये तारतम्य बहुत ज्यादा होता है। सीबीआई में मैंने देखा कि प्रोसिक्यूटर्स और इन्वेस्टिगेटर्स एक साथ काम करते हैं। शुरू में एफआईआर ड्राफ्ट लगा करके, तो उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है और विटनेस प्रोटेक्शन की तरफ भी थोड़ा और बेहतर करने की जरूरत है। बट ओवरऑल मिला के राजस्थान का जो प्रोसिक्यूशन और जो कन्विक्शन परसेंटेज है वो बाकी जगहों से बेहतर है। सर, क्या आपको लगता है राजस्थान में जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं उनकी संपत्ति को जब्त किया जाना चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि एक फियर फैक्टर जिसको बोलते हैं वो व्याप्त हो कि अगर आप गलत काम करेंगे तो आपके साथ कड़ी कार्रवाई होगी, ताकि आगे आने वाले समय में कोई भ्रष्टाचार करने से डरे? बिल्कुल, जब तक हम उसके फाइनेंशियल जो उसका स्ट्रेंथ है उसको नहीं तोड़ेंगे, तब तक जो प्रहार है वो एक कमजोर प्रहार रहेगा। तो इस मामले में डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स की भी काफी कार्रवाई हमने की है और प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए कानून हैं और उनका जो यूज है वो बड़ा स्पेयरिंगली होता है। उसको और स्ट्रांगली करने की जरूरत है। मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में अभी जो हमने जिस तरह से शुरू किया है कि इंटेलिजेंस नेटवर्क को स्ट्रेंथन करके डीए के ज्यादा केसेस बनाने। आप सहमत हैं कि प्रॉपर्टी जब्त करना जो अगर अपराधी पाया जाता है, अपराध का दोषी पाया जाता है, तो बुलडोजर भी चलना चाहिए ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी पे? देखिए, मैं बुलडोजर वाली बात को मैं इस तरह से नहीं कहना चाहूंगा। जो हमारा लॉ ऑफ द लैंड है, प्रॉपर्टी सीज करने का और कॉन्फिस्केट करने का अपना लॉ है, वो क्योंकि वो प्रोविजंस यूज कम होते हैं और उनमें अटकलें बहुत हैं। हमारे प्रोसिक्यूटर्स और इन्वेस्टिगेटर्स के बीच में इतना बड़ा कोऑर्डिनेशन का कहीं न कहीं अभाव है। वो अगर हो तो हमें कोई दूसरे प्रोविजंस की जरूरत नहीं है। विद इन लॉ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि स्ट्रांगली उस प्रॉपर्टी को सीज करते हैं और कॉन्फिस्केट करते और राजकोष में जमा कर सकते हैं। सर, पिछले करीब 4 साल में बड़े जो मामले सामने आए हैं उसमें पेपर लीक के मामले भी हैं और जिससे कहा जाता है कि लाखों युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है। क्या आपको लगता है कि पेपर लीक के जो मामले अगर एंटी करप्शन ब्यूरो ने हैंडल किए होते पूरी तरह से, तो उनको सिरे पहुंचाने में वो सक्षम साबित होती, सफल साबित होती? देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है कि पेपर लीक हमारी एक बहुत बड़ी चुनौती है अभी। और अभी जो वर्तमान में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उससे हमारे युवाओं में एक विश्वास कहीं न कहीं कम होता नजर आ रहा है। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो का मैंडेट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट तक है। अगर उसमें कोई पब्लिक सर्वेंट इन्वॉल्व है तब तो एसीबी कर सकती है, अदरवाइज जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है उसके खिलाफ एसीबी। उसमें भी कई कहा जा रहा था कि पॉलिटिकल तार जुड़े हुए हैं, राजनीतिक एंगल की बात कई लोग कर रहे थे। तो लगता है कि इन्वेस्टिगेशन अच्छे से होती अगर एसीबी उस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करती तो? क्योंकि एसीबी का ये मैंडेट नहीं है। एसीबी पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ करती है, बट जो एजेंसी करती है उसमें थोड़ा अगर और पैने तरीके से किया जाए और थोड़ा और इफेक्टिव किया जाए, जिसमें क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशंस मल्टी समय से लंबित चल रहे हैं सर मामले। एक्चुअली क्या है कि कुछ इस तरह के जो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशंस हैं इसमें हमें अब मल्टी एजेंसी इन्वेस्टिगेशंस पे जाना पड़ेगा।
और एजेंसीज को, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो फाइनेंशियल ट्रेल को देखे, जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं वो उनके आपस में जो आईटी कम्युनिकेशन है उनको देखें। तो खाली एक एजेंसी पे निर्भर करने से हम कहीं न कहीं सफलता से थोड़ा चूक रहे हैं। तो मल्टी एजेंसी टास्क फोर्सेज बननी चाहिए, मल्टी एजेंसी इन्वेस्टिगेटिंग एपरेटस बनना चाहिए जो सब देखे, और इसको हमें वाकई बहुत बड़ी चुनौती के रूप में लेकर के अगर हम करें तो हम युवाओं का भरोसा हासिल कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल सर आपसे, आपका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, क्या लगता है ऐसा कोई काम जो आप कर सकते थे, आपके दिल में था और वो ख्वाहिश बन के रह गया हो? देखिए, मैंने प्रयास किया, मैं जहां भी रहा, कि जनता से जुड़ के और उनकी तकलीफ को सुना जाए, समझा जाए। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया और मैं एक बहुत ही संतुष्ट और खुश पुलिस ऑफिसर के रूप में आज अपनी पारी को समाप्त कर रहा हूं। सबका भरपूर सहयोग मिला, बहुत स्नेह मिला। और देखिए, अच्छे काम करने के लिए मैं कई बार सोचता हूं कि एक जीवन पर्याप्त नहीं है। अगर कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट ऑफर होती है तो क्या उसको आप एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ना तो ऐसा कुछ होने वाला है और ना मैं इसके लिए तैयार हूं। तो साफ तौर पर कई बड़े पदों पर रहने के बाद बीएल सोनी आज रिटायर होने जा रहे हैं। उनका कहना है, बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये कि जिस तरह से पेपर लीक के मामले सामने आए थे उसमें इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं खामियां रह गई हैं और मल्टी एजेंसीज को इन्वॉल्व करके पूरे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन मनीष के साथ देवंकुर वधावन,